तो चलो पहले स्टाफिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्टाफिंग हम लोगों ने क्या किया है, तुरंत थोड़ा सा रिवीजन किया है, तो इसलिए स्टाफिंग से ही क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, बहुत ध्यान से सुनना, एमसीक्यू है। It refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. ठीक है, it refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. किसके आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, फटाफट बताओ। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, ओरिएंटेशन, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट। ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट। यहां पर ऑक्यूपाई किया जा रहा है। देखो, इट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, वो ऑक्यूपाई कर ले रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हम सेलेक्ट करते तो ना सिलेक्शन होता, लेकिन पोस्ट दे दी गई है उसे, दैट मीन्स क्या हुआ, ये प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से तुम लोगों को वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों के पास में वर्ड्स आ रहे हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एम्प्लॉइज आर गिवन प्रमोशन, व्हेन द एम्प्लॉइज आर गिवन प्रमोशन देयर, उनको अगर प्रमोशन दिया जाता है तो क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल इज हायर, मोटिवेशन लेवल इंप्रूव्स, लॉयल्टी इंक्रीजेस, या फिर नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम किसी एम्प्लॉय को क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला था, प्रमोशन देते हैं, तो जाहिर सी बात है ना, लॉयल्टी बढ़ेगी, मोटिवेट होगा, और साथ ही साथ उसे अपने जॉब को लेके सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। क्योंकि जब हमें प्रमोशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जॉब को लेके सेटिस्फैक्शन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलो अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। नेटवर्क इश्यूज के कारण थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी हमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर मान लो कभी ऐसा हो ना बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास अगर लाइव आपकी बीच में गड़बड़ हो जा रही है, तो आप लोग थोड़ा वेट करना, मैं तुरंत दोबारा या तो लाइव आऊंगी या फिर उसे ही ठीक करूंगी। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। Which of the following is an internal source of recruitment? इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या है, फटाफट बताना। कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट और सॉरी एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, या फिर ट्रांसफर। फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, या फिर ट्रांसफर। वेरी गुड, दैट मीन्स आप लोगों को अब चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, ध्यान देना, इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, नई स्किल को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। वेरी गुड, क्वेश्चन सुन के ही आंसर दे दिया, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत अच्छी बात। एप्टीट्यूड टेस्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट,
अच्छा, वो तो अभी आपने पढ़ा नहीं है पूरी तरह से। अभी सिलेक्शन का एक और क्लास आपके साथ में होने वाला है बच्चों, जिसमें कि हम लोग आगे का टॉपिक जो हमारे पास बचा है, ठीक है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट का कुछ पार्ट है। रिक्रूटमेंट का जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जब बात करते हैं तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अगर कुछ पॉइंट्स में आपको दिक्कत हो तो उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग हमारे पास पूरी बची हुई है, तो उसको लेकर के आपके पास स्टाफिंग की एक क्लास और होने वाली है। उसमें आप लोग और अच्छे से रिवीजन कर लोगे अगर कोई दिक्कत आती है। चलो एक मैचिंग करते हैं, मैच द कॉलम करते हैं फटाफट। बोर्ड को क्लीन करते हैं और एक मैच द कॉलम करते हैं। आप लोग भी उसको अपनी कॉपी में करते चले जाओगे। तो यहाँ पर है आपके पास दो कॉलम हमेशा की तरह, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है। तो पहले कॉलम में यहां पर मैं लिख रही हूं कुछ, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही जॉब देना। दूसरा, नेगेटिव प्रोसेस किसे कहा जाता है, ये सब का नाम आप लोगों को पता होगा, ये केस स्टडी में भी हेल्प करता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं, ठीक है, और इसके ऑपोजिशन में आपको वो वर्ड्स अगर मिल ही जा रहे हैं, वो टर्म्स मिल ही जा रहे हैं, तब तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई ना। फिर पॉजिटिव प्रोसेस किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता है। एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इसके हाफ में कुछ वर्ड्स दे रही हूं, जैसे रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, एंड द लास्ट वन इज सिलेक्शन। यहाँ पर ये हमारे पास मैच द कॉलम है। फटाफट बताओ कि इसमें किसका क्या होगा, हम लोग एक एक करके इसे देखते चले जाएंगे। आप लोग फटाफट इसे सॉल्व करो। चलो कुछ आंसर आए हैं, ठीक है, उसे हम लोग चेक करते हैं। देखो, सबसे पहला है हमारे पास फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो सही पर्सन को जब सही जॉब हम लोग ऑफर करते हैं, सही जॉब देते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो हम लोग काम करते हैं स्टाफिंग का, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या हो गया आंसर, बी। वन का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव प्रोसेस हम लोग किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था और क्वेश्चन भी राइज होता है कि सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। एक लाइन दे देगा और बोलेगा एक्सप्लेन। तो जब ये बात होती है तो सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस हो गया। अब इससे देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव प्रोसेस ये क्यों हुआ, ठीक है। वीडियो में मैंने बताया भी होगा आपको, ये नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि हमारे पास में जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के समय एप्लीकेशन कितनी आई थी, 100। हमने अभी एग्जांपल पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, तो हमारे पास में कितनी एप्लीकेशंस थी, तो 100 एप्लीकेशंस थी। और उस 100 एप्लीकेशन में से हमने क्या किया था, धीरे धीरे करके सिलेक्शन किया था विद सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के साथ में हमने क्या किया था, उसमें से काम किया था। और उस समय क्या हुआ था, 5 लोगों को सिलेक्ट करना था, 95 तो रिजेक्ट हो गए ना। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव प्रोसेस के बजाय एक नेगेटिव प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
रिजेक्शन ज्यादा होता है और सिलेक्शन कम होता है। ठीक है, तो बी डी। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है पॉजिटिव प्रोसेस। अब जब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ढेर सारे लोगों को हमने कहा कि आप अप्लाई कर सकते हो, आप फ्री हो अप्लाई करने के लिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अप्लाई करो। तो उसमें बहुत सारे लोग ने पॉजिटिवली अप्लाई किया, शायद मेरा हो जाए जॉब, शायद मेरा हो जाए, यही सोच के तो सभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना। कोई सोचता है कि नहीं अप्लाई तो करेंगे लेकिन मेरा होगा तो नहीं, कंफर्म है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस क्या हो गया, रिक्रूटमेंट। अब बच गया हमारे पास एक ओनली सी। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये चलो देख लेते हैं। एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज और एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पर क्या होता है, नॉलेज और स्किल की बात जब हम लोग करते हैं तो वो बढ़ाते हैं। तो हमारे एम्प्लॉइज जो हम हो गए, उसको अब हमने कहा कि भैया हमें तुम्हारी नॉलेज बढ़ानी है, तुम्हारी स्किल को डेवलप करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये तो तैयार हो गया आपके पास में। चलो एक दूसरा देखते हैं। इस तरह से 3 हमें करने हैं। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं। सेकेंड, अभी हमने बात किया था कि डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, रिटेन टेस्ट में 5 तरह के टेस्ट हम लोग देते हैं। हाँ, अलग अलग तरह के। सिलेक्शन में प्रीलिमिनरी जब हमने किया था रिक्रूटमेंट, वहां पर क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, जितने एप्लीकेशन आए उसमें से जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता उसे पहले ही हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो जितने लोग रहे थे उनका रिटेन टेस्ट होना था। तो चलो उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट, ट्रेड टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट। अब देखो इसमें जो है ना, एक एक तरह के जो टेस्ट के नाम आते जा रहे हैं, जब आप इसे पढ़ते हो तो आपको फायदा ये मिलता है कि एक एक टेस्ट के बारे में आपका क्लियरिटी बढ़ते जाता है। ठीक है, समझा। तो यहाँ पर एक एक करके सारे टेस्ट के बारे में आपकी क्लियरिटी बढ़ते जाएगी जब आप क्या कर रहे हो, कॉलम वाइज इसे मैचिंग की तरह पढ़ते हो। तो देखो फटाफट करते हैं इसे कि हमारे पास क्या आता है। तो लिखते जाओ, ए में, बी में, सी में और डी में। सबसे पहला देखते हैं, इवैल्यूएट द पोटेंशियल। चलो मैं रीड करती हूँ, डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो। ठीक है, इवैल्यूएट द पोटेंशियल ऑफ अ कैंडिडेट in acquiring new skills and develop. Acquiring new skills and develop. B में आ जाएगा हमारे पास define the interest of the candidate. C में हो जाएगा provide an insight into a person's emotions, her reactions, maturity and value system, etc. ठीक है, and the last one is measure the knowledge, skills and proficiency that a candidate possesses with regard to particular job. अब देखो यहाँ पर लास्ट से ही हम लोग शुरू करते हैं। हमने अभी देखा ना, मेजर्स द नॉलेज। जब नॉलेज को की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है, प्रोफिशिएंसी, यहाँ हम लोग उल्टा काम करेंगे। कॉलम बी को देख करके कॉलम ए को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, अब मैच करते जाना जो मैं आंसर बता रही हूँ। मेजर द नॉलेज, हमने नॉलेज को मेजर किया, स्किल्स को देखा, प्रोफिशिएंसी देखी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कौन से टेस्ट के बारे में बात करता है? तो ट्रेट टेस्ट, ठीक है। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग, प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू अ पर्सन इमोशन, पर्सन के इमोशन, रिएक्शन, उन सभी के बारे में पता चलता है। दैट मीन्स पर्सन की पर्सनालिटी हमें पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पर्सनालिटी टेस्ट। फिर बोला था हमने डिफाइन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो इंटरेस्ट में तो साफ साफ है, इंटरेस्ट की बात होगी तो इंटरेस्ट टेस्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलत आंसर हुआ तो डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, गलत हो गया तो हो गया, जब गलत करोगे तभी तो सही सीखोगे ना। And the last one is evaluate the potential of a candidate in acquiring new skills and develop। जब यहाँ पर हम लोग न्यू स्किल्स और डेवलप की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से करके ये भी आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक ना। चलो कोई नहीं, एक और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। वो भी मैं ओरली ही बोलूंगी आपको, ठीक है। जैसे कि कॉलम ए के आइटम्स बता रही हूँ, जिसका छूट जाए वो बाद में लिख लेना, बट इसको करना जरूर, ठीक है। कॉलम ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड वन इज कैजुअल कॉलर्स, फोर्थ में है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो रहा है? 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4। अब कॉलम बी में देखो क्या है? हायरिंग थ्रू डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। जब हमारे पास 4 हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं देखते चले जाएंगे। तो चलो वो फर्स्ट 4 तो मैं लिख देती हूँ और इधर का जो है वो मैं रीड कर देती हूँ, ठीक है। इधर के 4 हमारे पास क्या थे? डायरेक्ट कॉलर्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या काम किया है? हायरिंग थ्रू डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। जब अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस हैं हमारे पास एप्लीकेशन कुछ पड़े हुए थे, हमने उसमें से निकाला और उसके बाद में उससे काम में लिया, तो क्या होता है? वो कैजुअल कॉल होता है, ठीक है। कि हमारे पास में क्या है कि ऑलरेडी डाटा रखे हुए हैं और हमने क्या उन्हें बुला करके जॉब पे रखा है। चलो नेक्स्ट आता है filling up the vacancies at the middle level and the top level। अब देखो हमने क्या किया कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल पर वैकेंसीज को फिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने प्लेसमेंट दी, तो क्या हो जाएगा? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अच्छा, या फिर उनके कंसल्ट से हमने काम किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेसिंग अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। देखो इसके लिए हमने स्पेशली आपको बताया था कि इस वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि केस स्टडी में ये वर्ड हेल्प करता है। केस स्टडी में ये लाइन दी हुई रहती है कई बार कि नोटिस बोर्ड पर आपका जो है नोटिस लगा हुआ है कि हमें जो है स्टाफ की जरूरत है। तो जब नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा रहेगा तो वो किसके लिए होता है? जनरली प्यून्स के लिए होता है, स्वीपर्स के लिए होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग उसमें करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? हमने जब इतना ही पढ़ लिया कि नोटिस बोर्ड, तो आगे कुछ जनरली पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट फिर भी हम कंप्लीट करेंगे उसे कि प्लेसिंग अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द वेरियस जॉब्स अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एंड द लास्ट वन इज सोर्स फॉर हायरिंग अनस्किल्ड वर्कर्स एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। अगर अनस्किल्ड है, उतना स्किल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो कौन होते हैं वो? जनरली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, जिनको कि हम क्या करते हैं? बहुत शॉर्ट नोटिस में हायर करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास। कुछ ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन हम करेंगे जो कि हमारे पास बाकी रह गया था, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद में हम लोग क्लास को एंड करेंगे मैक्सिमम 10 मिनट्स में। मैक्स से मैक्स 10 मिनट्स में हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे। हाँ, द रेस्पॉन्सिबिलिटी
फ्लोज, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कहाँ फ्लो करती है? इन ऑल डायरेक्शंस, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी बताया था। अब मुझे बताओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फ्लो करती है, फटाफट बताओ। इन ऑल डायरेक्शंस, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड नन ऑफ द अबव। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो इसका पहले आंसर दे दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। अभी भी कुछ आंसर्स गलत ही आ रहे हैं। अभी भी कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अच्छा देखो, अब यहाँ पर जब डाउनवर्ड आंसर आपने किया, हम बात करते हैं, हमने क्या चीज की बात की, तो हम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो रहे हैं? अब देखो, हमारे पास में लेवल था, ठीक है, हमारे पास में लेवल था। कैसे लेवल था? तो ये एक आपकी बुक में ट्रायंगल बना हुआ था, जनरली सब में ऐसे ही बना के बताया है, ठीक है। टॉप, मिडिल एंड सुपरविजन, या फिर जिसे हम बोलते हैं बॉटम। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, ध्यान से इसे समझ लो। तो फिर ये जो क्वेश्चन था ना, मैं एक बार फिर से देख लूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत करोगे ही नहीं, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर फ्लो कर रही है, कौन किसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अपवर्ड जाएगी ना, ये अपवर्ड जाएगी ना बच्चों। ये अपवर्ड में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है आपकी। सुपरविजरी लेवल मिडिल लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल लेवल टॉप के लिए है, ठीक है, ये तो टॉप में बैठा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपवर्ड फ्लो करती है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, टॉप वाला जो है वो मिडिल के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? टॉप वाला मिडिल लेवल की बात थोड़े मानेगा, मानेगा कौन? सुपरविजरी लेवल जो होगा वो मिडिल लेवल के लिए, टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात अगर करूं तो इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव कर रही है, कहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? तो डिराइव फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, फॉर्मल पोजीशन, अथॉरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। कहां से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव कर रही है, फटाफट बताओ मुझे, ठीक है, कहां से हो रही है, बताओ मुझे, फटाफट बताओ। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ऑथोरिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से डिराइव कर रही है? तो ऑथोरिटी से। हाँ, मुझे लगा कि ऑल ऑफ द अबव बोलूंगी तो अभी फिर आप लोग सभी ऑल ऑफ द अबव ही आंसर कर दोगे। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट मोर देन अथॉरिटी एंड नॉट लेस देन अथॉरिटी इज इक्वल्स टू अथॉरिटी, आर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। अच्छा, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की, तो वो तीनों में जब हम लोग आपस में रिलेशन देखने जाते हैं तो क्या होता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी ऑथोरिटी हमारे पास में होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी किस चीज की हम लोग करते हैं? तो हम लोग चेक करते हैं ना कि कहाँ पर, किस जगह पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, सारा कुछ सही किया, गलत किया, ये अकाउंटेबिलिटी की जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो क्या वो सभी के लिए डेलीगेटेड होती है? इज इट डेलीगेटेड टू ऑल और कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल? बताओ, इज इट डेलीगेटेड टू ऑल और कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल? बताओ उसको जल्दी से।
वेरी गुड. कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. सभी के लिए वो डेलीगेटेड नहीं होती. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. The framework within which managerial and operating tasks are performed is known as. The framework within which managerial and operating tasks are performed is known as. What? Fill in the blanks. बोलो. Organizational structure. पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग. The process of concentration of decision making authority at top level within an organization is known as. Can I repeat? Repeat कर सकती हूँ क्या? या करना पड़ेगा? No. Okay. Centralization. Very good. क्योंकि हमने क्या कहा, concentration of decision making authority at top level किसके पास है? वो केवल और केवल top level के पास है. तो यहाँ पर क्या हो गया? वो centralization. अच्छा. Dash provides the basis of management hierarchy as it establishes superior subordinate relationships. जल्दी बताओ. Dash provides the basis of management hierarchy as it establishes superior subordinate relationship. सोचो. Delegation of what? Delegation of what? बोलो. पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है. अब हम लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है. डायरेक्टिंग हमें बस पढ़ना है. उसके बाद में एक रिवीजन करना होगा बस कंट्रोलिंग का. हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम लोग एक मिला के रिवीजन करेंगे जिसमें कि कुछ केस स्टडीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना. वो मिक्स होगा, जैसे कि 2 चैप्टर का रिवीजन एक साथ हुआ, फिर 2 चैप्टर का, और कुछ एमसीक्यू के क्लासेस रहेंगे. ठीक है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. बहुत बढ़िया. चलो. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज dash arises from delegated authority. Dash arises from delegated authority. Delegated जो authority है उससे क्या arise हो रहा है? जल्दी से सोचो, फटाफट सोचो. रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत बढ़िया. अकाउंटेबिलिटी क्यों होगा बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. ठीक है. चलो अब कुछ ट्रू फॉल्स पूछूंगी, फटाफट बताना कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और सारे क्वेश्चंस को लिखना जरूर. A wider span of management results in flat structure. A wider span of management results in flat structure. Just wait. True. Good. True. Functional structure brings product
specialization. Functional structure brings product specialization. Why? इसका रीजन बताना पड़ेगा, क्यों फॉल्स है तो क्यों है, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर ये फॉल्स है तो क्यों है और ट्रू बोल रहे हो तो क्यों है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, यहां पर होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर बीइंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, नहीं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर it is easier to fix responsibility since mutual relationships are clearly defined. क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है जिसमें कि easier to fix responsibility since mutual relationships are clearly defined? बोलो, फॉल्स है तो क्यों है, और जो ट्रू बोल रहे हो तो क्यों है, जल्दी से बताओ। मैं बता दूं, बस एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, कुछ तो तुक्का लग ही जाएगा ना। तो बेटा एग्जाम में तुक्का नहीं लगने वाला, एग्जाम में अगर लगा देते हो ना तो फिर जहां टीचर ने तुक्का लगा दिया तो फिर तो लग जाएगी अच्छे से, सारा हिसाब किताब लग जाना है आप लोगों का। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर बोला ना, लेकिन जो काम आगे बताया वो तो डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है, वो फंक्शनल में कहाँ होता है। हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं वो तो डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसमें ना काम को इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आज के एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक केस स्टडी लेते हैं, केस स्टडी ली जाए, उस केस स्टडी को बताना कि वो क्या बता रहा है। इजी सी केस स्टडी लूंगी जो कि आप अच्छे से कर पाओगे। चलो एक केस स्टडी लेते हैं। अभी जो आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड केस स्टडी लेते हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि मैं एक ही बार बोलने वाली हूँ और उसके बाद हम अपना क्लास को आज एंड करेंगे। अल्फा एंटरप्राइजेज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर्स, क्लियर। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ध्यान देना, with 4 main functions, that is production, marketing, finance and human resource। अब बताओ मैंने यहाँ गलती क्या की, अब बताओ जल्दी से कि मैंने यहाँ पर गलती क्या की जो आप लोगों ने नहीं बताया। केस स्टडी भूल गए पढ़ना क्या, केस स्टडी के रूल्स भूल गए, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, लास्ट लाइन। तो जब पढ़ना शुरू किया तो बोला क्यों नहीं, बस सुनते जा रहे हो। सुबह सुबह नींद आने लगी क्या? हाँ वेरी गुड। तो चलो लास्ट लाइन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर in deciding the actual number of persons required in each department। क्योंकि हमें एग्जाम में थोड़ी पता होगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा।
तो देखो आइडेंटिफाई करने बोल रहा है कॉन्सेप्ट को विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो कि एचआरएम की हेल्प करने वाला है ये डिसाइड करने में कि कितने पर्सन्स की, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, सॉरी नंबर ऑफ पीपल्स की हमें जरूरत है हर एक डिपार्टमेंट। मीन्स क्या है कि हमें क्या करना है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट करना है, हमें देखना है कि कितने लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पर अब कैसे हम लोग देखेंगे, चलो उसे देखते हैं फटाफट। तो हमने देखा था कि अल्फा एंटरप्राइज एक वाटर गीजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जिसमें 4 फंक्शंस है, दैट इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रीव, ध्यान देना, प्रोडक्ट का डिमांड ग्रीव कर गया, बढ़ गया, ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू हायर मोर एम्प्लॉइज, कंपनी को और एम्प्लॉइज की जरूरत है। अब हमारे पास में क्या था, हमने अभी तुरंत क्या पढ़ा, 5 लोग काम कर रहे हैं, वो वर्क फोर्स है, और 5 लोगों की हमें जरूरत है क्योंकि काम 10 लोगों का हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्क लोड, है ना। तो यानी कि हमें क्या चीज करना है और कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ रहा है, तो वर्क लोड एनालिसिस, जहां पर वो क्या कर सकेगा, एचआरएम हेल्प से और ज्यादा रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, स्टाफिंग कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा चलो ये खत्म ही करते हैं बस। इसी के साथ साथ वर्कलोड और वर्क फोर्स में ना एक छोटा सा डिफरेंस आ जाए, हो जाएगा क्लियर। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसे लास्ट कर देंगे आज पक्का। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द एचआरएम to find out the number and type of personnel available so that he could decide and recruit the required number of persons for each department। देखो ये दोनों केस स्टडी लिखना जरूर, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि वर्कलोड और वर्कफोर्स की केस स्टडी में डिफरेंस कर पाओगे। वर्कफोर्स तो है, वो तो मैंने अभी बता ही दिया ना कि आंसर वर्कफोर्स वाला है, वो ठीक है, लेकिन ये दोनों केस स्टडी को लिख ले जरूर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भगवती एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ अ फेमस ब्रांड। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेम वैसे ही है, 4 मेन फंक्शंस है, परचेज, सेल, फाइनेंस एंड स्टाफिंग। As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees। देखो यहाँ पर क्या अंतर आ रहा है, यहाँ वर्कफोर्स क्यों हुआ, क्योंकि उसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको क्या मैंने कहा था, एचआरएम टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सोनल, जब उसे खोजना है कि कितने लोगों की हमें जरूरत है, तो उसे वर्कफोर्स एनालिसिस करना होगा ना कि हमारे पास काम में और कितने लोग चाहिए, कितने लोग लगे हुए हैं, पहले वो देखेंगे तभी तो पता चलेगा। मीन्स हमें वर्कफोर्स एनालिसिस करने की जरूरत है। तो ये दोनों केस स्टडी बच्चों लिख लेना और अच्छे से ध्यान से पढ़ो, अपने अपने स्कूल के लिए टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। और जहां भी प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और आपको कैसा लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि पता चले कि हाँ आपको समझ में बातें आती जा रही हैं, ठीक है। अब मैं एंड करने वाली हूँ, अगर आपको किसी को और कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो हम क्लास को यहीं तक रखेंगे और एंड करेंगे। बट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं। किसी को कुछ पूछना है? ओके, तब तक के लिए मैं अब एंड करती हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।